राजीव गांधी के प्रधानमंत्री कार्यालय में तत्कालीन संयुक्त सचिव और दून स्कूल में उनके जूनियर रहे पूर्व आईएएस अधिकारी वजाहत हबीबुल्लाह ने बीबीसी से कहा है कि बाबरी मस्जिद का ताला राजीव गांधी के कहने पर खुलवाए जाने और इसका इस्तेमाल शाहबानो मामले बनाम राम मंदिर करने की बात सरासर झूठ है। सच तो यह है कि पूर्व प्रधानमंत्री को 1 फरवरी 1986 को अयोध्या में जो हुआ उसका इल्म तक नहीं था और अरुण नेहरू को मंत्री पद से ड्रॉप किए जाने की यही वजह थी। 1 फरवरी 1986 को जिला न्यायाधीश के.एम. पांडे ने महज एक दिन पहले यानी 31 जनवरी 1986 को दाखिल की गई अपील पर सुनवाई करते हुए तकरीबन 37 साल से बंद पड़ी बाबरी मस्जिद का गेट खुलवा दिया था। धारणा है कि राजीव गांधी की सरकार ने बाबरी मस्जिद का ताला इसलिए खुलवाया था क्योंकि उसने मुस्लिम तलाकशुदा महिला शाहबानो के मामले को संसद से कानून लाकर सुप्रीम कोर्ट के गुजारा भत्ता पर दिए गए फैसले को उलट दिया था। इस पूरे मामले को कांग्रेस की राजनीतिक सौदेबाजी बताया जाता है। हालांकि वजाहत हबीबुल्लाह कहते हैं कि शाहबानो मामले में कानून के एवज में हिंदुओं को खुश करने के लिए विवादित बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाए जाने की बात बिल्कुल गलत है। वो कहते हैं कि 1 फरवरी 1986 को अरुण नेहरू उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह के साथ लखनऊ में मौजूद थे। राजीव गांधी सरकार ने मई 1946 में मुस्लिम महिला कानून लागू किया था। ये कानून 23 अप्रैल 1985 को शाहबानो मामले में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निरस्त करने के लिए लाया गया था। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि भारतीय दंड संहिता की धारा 125 के तहत अलग हुई या तलाकशुदा बीवी शौहर से भरण पोषण के लिए पैसे मांग सकती है और ये बात मुसलमानों पर भी लागू होती है। अदालत ने कहा था कि सेक्शन 125 और मुस्लिम पर्सनल कानून में किसी तरह का द्वंद्व नहीं है। वजाहत हबीबुल्लाह ने बीबीसी से अपनी उस बात को भी दोहराया जिसमें उन्होंने दावा किया था कि शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को कानून लाकर बदलने की सलाह तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को नरेंद्र मोदी सरकार में पूर्व विदेश राज्य मंत्री और वर्तमान राज्यसभा सांसद एमजे अकबर ने दी थी। अकबर तब बिहार के किशनगंज से कांग्रेस पार्टी के सांसद थे। भारत के कई बड़े अखबारों में छपे वजाहत हबीबुल्लाह के इस दावे का पूर्व विदेश राज्य मंत्री ने आज तक खंडन नहीं किया है। नेहरू गांधी परिवार के कई सदस्यों को करीब से जानने वाले वजाहत हबीबुल्लाह के राजीव गांधी के साथ बिताए गए समय के संस्मरण जल्द ही एक किताब की शक्ल में प्रकाशित होने वाले हैं। अयोध्या मामले पर वजाहत हबीबुल्लाह कहते हैं, गुजरात के दौरे पर जाते हुए मैंने प्रधानमंत्री से बाबरी मस्जिद का ताला खोले जाने की बात उठाई, जिस पर उन्होंने कहा था कि उन्हें इस मामले की जानकारी तो अदालत का आदेश आ जाने के बाद हुई और अरुण नेहरू ने उनसे किसी तरह का कोई सलाह मशवरा नहीं किया था। अरुण नेहरू राजीव गांधी सरकार में तब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री थे। हबीबुल्लाह याद करते हैं, नेहरू गांधी परिवार के सदस्य और हैवीवेट मंत्री समझे जाने वाले अरुण नेहरू का मंत्रालय छीनने की यही वजह थी। हालांकि कई लोग इसे रक्षा सौदों और दूसरे मामलों से जोड़कर देखते हैं। हालांकि हबीबुल्लाह यह भी मानते हैं कि शाहबानो गुजारा भत्ता का मामला हिंदू मुस्लिम मुद्दे में तब्दील हो गया था। अंग्रेजी अखबार द स्टेट्समैन में पूरे मामले पर रिपोर्ट करते हुए नीरजा चौधरी ने उस समय लिखा था, चुनावी फायदे के लिए सरकार जिस तरह से दोनों समुदायों के तुष्टीकरण की नीति को अपनाने की कोशिश कर रही है उसकी काट ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल होगा। नीरजा चौधरी ने इस मामले पर लगातार रिपोर्टिंग की थी। साल 1984 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 49% वोट मिले थे और 404 सीटें हासिल हुई थी, जबकि भाजपा मात्र 8% वोट पर सिमट गई थी। स्क्रॉल नामक वेबसाइट को दिए गए एक साक्षात्कार में केरल के मौजूदा राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने दावा किया था कि राजीव गांधी को नया कानून लाने के लिए कांग्रेस की नेता नजमा हेपतुल्ला ने राजी किया था। हेपतुल्ला बाद में भाजपा में शामिल हो गई थी। आरिफ मोहम्मद खान भी बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और गांधी नेहरू परिवार के करीबी रहे कांग्रेसी नेता कमलनाथ ने चंद दिनों पहले ही बयान दिया था कि बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाने में राजीव गांधी की भूमिका थी। बीबीसी के पूर्व संवाददाता और अयोध्या से जुड़े मामलों को बेहद करीब से देखने वाले रामदत्त त्रिपाठी मानते हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण हो रहा जैसी भावना हिंदू समाज के एक बड़े वर्ग में पैदा हो गई थी। वो कहते हैं कि बाबरी मस्जिद मामले में राजीव गांधी सरकार पर कई तरफ से दबाव थे। उनके अनुसार शंकराचार्य स्वरूपानंद राम मंदिर मामले पर किसी तरह के फैसले के लिए दबाव बना रहे थे और रामचंद्र परमहंस की आत्महत्या की धमकी माथे पर तलवार की तरह लटक रही थी। रामचंद्र परमहंस ने धमकी दी थी कि अगर अगले साल की रामनवमी तक जन्म स्थान का ताला न खोला गया तो वो आत्मदाह कर लेंगे। 5 अगस्त को अयोध्या में हुए कार्यक्रम के दौरान भी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने रामचंद्र परमहंस को अपने भाषण में याद किया था। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद साल 1948 में बनी राम राज्य परिषद के अध्यक्ष रहे हैं। साल 1952 के बाद कुछ चुनावों में मामूली सफलता हासिल करने वाले उनके राजनीतिक संगठन ने स्थापना के बाद राम जन्मभूमि के मुद्दे पर कार्यक्रम भी किए थे। हालांकि उनका दल बाद में जनसंघ में विलय हो गया था, लेकिन स्वामी कांग्रेस के करीबी माने जाते हैं। रामदत्त त्रिपाठी कहते हैं कि उसी समय फैजाबाद के एक स्थानीय वकील उमेश चंद्र ने 28 जनवरी 1986 को अदालत में गेट खोलने की मांग को लेकर अर्जी दाखिल कर दी, जिसे जज ने ये कहकर खारिज कर
कर दिया था कि केस से जुड़े सारे कागजात हाई कोर्ट में हैं और इन कागजात को देखे बिना इस मामले में कोई भी फैसला लेना मुश्किल होगा। उमेश चंद्र ने इसके खिलाफ 31 जनवरी 1986 को जिला न्यायाधीश के सामने अपील कर दी और जज KM पांडे ने अगले ही दिन फैसला सुना दिया। कुछ लोगों का मानना है कि उमेश चंद्र विश्व हिंदू परिषद के करीबी थे। रामदत्त त्रिपाठी तो अर्जी की ड्राफ्टिंग तक एक ऐसे वकील के यहाँ किए जाने की बात कहते हैं जो लंबे समय से विवादित स्थल के केस हिंदू पक्ष की तरफ से देखते रहे थे। साल 1984 के चुनावों में RSS के राजनीतिक संगठन भाजपा को केवल 2 सीटें मिली थी और अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे दिग्गज नेता हार गए थे। कई जगहों पर छपे लेख में पूर्व जज KM पांडे के हवाले से कहा गया है कि फैसले को लेकर उनके सामने कई संकेत उभरे थे, जिसमें उन्होंने उस दिन कोर्ट परिसर में मौजूद एक बंदर का भी जिक्र किया है। मगर ये भी रिकॉर्ड में दर्ज है कि जिला जज ने स्थानीय प्रशासन से कानून व्यवस्था को लेकर राय पूछी थी, जिस पर उन्हें आश्वस्त किया गया था कि ताला खोले जाने से उसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होगी। बाद में जज KM पांडे ने अपनी आत्मकथा में भी बंदर का जिक्र किया था। विश्लेषक मानते हैं कि दशकों से अदालत में लंबित रहे इतने विस्फोटक मामले में फैजाबाद प्रशासन अपने बलबूते इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकता था जब तक कि ऊपर से ऑर्डर न मिले। 23 दिसंबर 1949 में मस्जिद में गैर कानूनी तौर पर मूर्ति रखे जाने के बाद से उसका ताला बंद था और ये मामला हाई कोर्ट में लंबित था। फैजाबाद जिला न्यायाधीश के फैसले पर लखनऊ हाई कोर्ट के स्पेशल बेंच ने साल 2010 के अपने निर्णय में कड़ी आपत्ति जताई थी और इसे न सिर्फ गैर कानूनी बताया था बल्कि यहाँ तक कहा था कि 1 फरवरी 1986 को लिया गया निर्णय 6 दिसंबर 1992 को हुए मस्जिद विध्वंस की शुरुआत थी। उस समय राजीव गांधी मंत्रिमंडल के सदस्य रहे और शाहबानो बिल का विरोध करने के कारण पार्टी के प्रगतिशील मुसलमान चेहरा बनकर उभरे आरिफ मोहम्मद खान ने मुस्लिम महिला बिल को 25 फरवरी 1986 में संसद में पेश किए जाने का समय का जिक्र करते हुए अपने लेख में इस मामले में डील की बात का दावा किया है। अंग्रेजी अखबार द हिंदुस्तान टाइम्स में छपे एक लेख में कहा है, PM ने जनवरी 1986 के दूसरे सप्ताह में ऐलान कर दिया था कि पर्सनल लॉ बोर्ड इससे इस बात पर सहमति बन गई है कि शीतकालीन सत्र में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उलटने वाला एक कानून पेश किया जाएगा। ये सत्र 5 फरवरी 1986 से शुरू हो रहा था। इस घोषणा को लेकर इस कदर विरोध हुआ कि सरकार शाहबानो मामले में लोगों का ध्यान हटाने के लिए किसी बैलेंसिंग एक्ट को लेकर सोचने लगी और इस सिलसिले में अयोध्या सामने था, जहां केंद्र सरकार के हुक्म पर उत्तर प्रदेश हुकूमत ने विवादित स्थल का ताला खुलवाने का इंतजाम किया। उस समय के एकमात्र टेलीविजन चैनल दूरदर्शन पर इसे दिखाए जाने को लेकर भी बड़े सवाल उठे थे और कहा गया था कि ताला खुलने की घटना को फौरन सरकारी माध्यम पर प्रसारित किए जाने का मतलब है कि केंद्र सरकार को पूरी घटना की खबर पहले से थी। फैजाबाद जिला न्यायाधीश ने शाम 4:20 पर अपना फैसला सुनाया और ठीक 40 मिनट बाद शाम 5:01 पर ताला खोल दिया गया। दूरदर्शन की पूरी टीम पहले से मौजूद थी उस घटना को फिल्माने के लिए, जिसे शाम में समाचार में दिखाया गया था। जिला न्यायाधीश ने सभी पक्षों को अपने फैसले की कॉपी भी नहीं दी थी और जज के दफ्तर से बाबरी मस्जिद की दूरी तकरीबन 7 किलोमीटर थी। यहाँ तक कि ताले की चाबी जिस सरकारी अधिकारी के पास थी न उसको खबर की गई और न ही उसके आने का इंतजार किया गया, बल्कि ताले को तोड़ दिया गया था। बाद में कांग्रेस की सरकार ने जिला जज के फैसले को ऊपर की अदालत में चुनौती नहीं दी। इससे भी लोगों को कांग्रेस की नीयत पर शक होता है। लेखक और राजनीतिक विश्लेषक रशीद किदवई कहते हैं कि इस मुद्दे पर तत्कालीन केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री को कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा था। उस समय की संसद की पूरे कार्रवाई को याद करते हुए रशीद किदवई कहते हैं कि तब कांग्रेस को ही आरिफ मोहम्मद खान और जियाउर रहमान अंसारी पूरे मामले में अलग अलग खड़े थे। जियाउर रहमान अंसारी के बेटे फजीउर रहमान ने अपनी किताब विंग्स ऑफ डेस्टिनी जियाउर रहमान अंसारी लाइफ में जिक्र किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने वाला कोई कानून लाए। फजीउर रहमान का दावा है कि उनके धर्म की भावना से ओतप्रोत जियाउर रहमान अंसारी इस मामले पर इस्तीफा देने को तैयार थे और इस तरह वो राजीव गांधी को कानून लाने के लिए तैयार करने पर कामयाब हुए। हालांकि स्क्रोल को दिए गए इंटरव्यू में आरिफ मोहम्मद खान कहते हैं कि ये सोचना गलत है कि राजीव गांधी के विचार बदलने में जियाउर रहमान अंसारी का हाथ था। नरेंद्र मोदी सरकार ने साल 2017 में जब नया मुस्लिम महिला बिल लाया तो उसके पक्ष में धुआंधार भाषण देने वालों में राजीव गांधी के करीबी रहे और फिलहाल भाजपा सांसद MJ अकबर शामिल थे। रशीद किदवई कहते हैं कि कांग्रेस में आजादी की लड़ाई से लेकर अब तक साम्यवादी विचारधारा से लेकर दक्षिणपंथी सोचने वाले दोनों रहे हैं, जो आज तक कायम है। जहां कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर राहुल गांधी के विचार अलग अलग हो सकते हैं, तो 1986 में जो भी हुआ उसे इसी रोशनी में देखा जा सकता है। वो कहते हैं कि अगर राजनीतिक सौदेबाजी की बात को सच भी मान लिया जाए तो कांग्रेस के हाथ तब से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश, बिहार और कई दूसरे सूबे निकल चुके हैं और कम से कम मुसलमान तो उनसे अब बहुत दूर हैं।